हेलो एवरीवन। से एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यायो की जब हाथ पे चोट लग गई थी तो शियान हैंग उस पर ड्रेसिंग कर रहा होता है। यायो उसे करवाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शियान हैंग ज़बरदस्ती करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी कर दूंगा। ऑफिस पहुंचने के बाद शियान हैंग यायो से बात करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मिनमिन को लेकर वो काफ़ी सॉरी फील कर रही है। इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस से बुला लेता है ताकि वो उस केस की गहराई को समझा सके कि आखिर क्यों उसने इस केस को लिया था। वो उसे पूछता है कि तुम्हें बताओ कि मैंने आखिर इस केस को क्यों लिया होगा, जहाँ पर यायो उसे बताती है कि मुझे काफ़ी बुरा लगा जब सिर्फ पैसों की वजह से आपने इस केस को ले लिया। ये सुनकर शियान हैंग को बुरा लगता है, क्योंकि दरअसल ये केस उसने पैसों की वजह से नहीं लिया था, बल्कि ये केस तो उसने अनबॉर्न चाइल्ड की वजह से लिया था ताकि उसे जस्टिस मिल सके। इवन हमारी जुडिशरी भी के रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि क्रिमिनल्स को भी गलत ऐसा ना लगे कि उनके साथ भी कोई भेदभाव हो रहा हो। कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जजेस को भी सब कुछ सच पता होता है, लेकिन फिर भी प्रूफ सबूतों के ही अकॉर्डिंग उन्हें डिसीजन सुनाना पड़ता है। ये हमारी जुडिशरी ही के रूल्स है और हमें उसी रूल के हिसाब से चलना होगा। ये सुनकर यायो को थोड़ा अच्छा फील होता है, तो शियान हैंग उसे एक चॉकलेट टेस्ट कराने के लिए बोलता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब था। दरअसल शियान हैंग को ये चॉकलेट्स किसी ने गिफ्ट करी थी, लेकिन क्योंकि फॉरेन चॉकलेट्स थी इसलिए वो इसे पहले टेस्ट नहीं करना चाहता था और वो यायो को इसे टेस्ट करा देता है। और उसकी शक्ल से जब उसे पता चल जाता है कि चॉकलेट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तब वो कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे इसे बिल्कुल नहीं खाना। यायो दोबारा से अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस रख जाती है। वहीं शियान हैंग जब आधी रात में उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो सोना तो चाहता था लेकिन उसे नींद तो नहीं आती, इसीलिए वो अपने इकलौते दोस्त वोजुन को कॉल करके परेशान करता है कि तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें बताया था ना अपने फ्रेंड वाला केस। वो उसे और कुछ कहता है, इससे पहले ही वोजुन कहता है कि तुम अपने ऐसे घटिया दोस्त रखते ही क्यों हो, तुम उसके साथ दोस्ती ही तोड़ दो। कहकर वो फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि वोजुन जानता था कि शियान हैंग अपने बारे में ही बात कर रहा है। वही याओ अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी, लेकिन उसे शियान हैंग का भी ख्याल आ रहा था कि पता नहीं बॉस ढंग से सो पा रहे होंगे या फिर नहीं। इतने में ही उसके घर की बेल बजती है, तब वो सोचती है कि पता नहीं इस टाइम पर कौन आया है। जब वो हॉल में जाकर चेक करने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि कोई एक आदमी काले कपड़े पहन कर खड़ा हुआ है। सनग्लासेस की वजह से वो शियान हैंग को पहचान नहीं पाती और इस तरीके से एक्ट करती है जैसे घर में पहले से ही कोई मौजूद है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वो समझ जाती है कि ये तो उसका बॉस ही है। तो शियान हैंग उसे कहता है कि तुम्हारे घर में इस वक्त कौन है, जहाँ पर यार उसे बता देती है कि कोई भी नहीं, वो तो बस मैं इस तरीके से एक्ट कर रही थी ताकि कोई स्ट्रेंजर हो तो उसे ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूँ। लेकिन बॉस आप इस टाइम पर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो शियान हैंग उसे बताता है कि मेरे डैड ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया था जब मैं अपना पहला केस जीता था, तो उस पेन को ही लेने के लिए आया हूँ। दरअसल वो तो सिर्फ एक बहाने बना रहा था ताकि वो किसी तरीके से आज रात इस घर में स्टे कर सके और उसे एक अच्छी नींद आ सके। लेकिन यायो कहाँ उसका प्लान इतने अच्छे से कामयाब होने देने वाली थी। या शियान हैंग तो जब मैन ढूंढ कर वापस आता है तब वो देखता है कि यायो सो रही है, तो वो उसे जगा कर पूछता है कि काफ़ी लेट हो चुका है और मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। लेकिन यायो ने पहले से ही उसके जाने का इंतज़ाम कर दिया था, उसने ऑलरेडी कैब बुक कर दी थी, तो शियान हैंग को मजबूरन जाना ही पड़ता है। वहीं यायो तो ये सोच रही थी कि मैंने बॉस का काम इजी कर दिया। नेक्स्ट डे ऑफिस में भी वो सन ग्लासेस पहन कर ये बैठा हुआ था और बावरे यूफई बस उसे ही देख रहे थे। यायो अभी वहाँ पर बैठ के उसे सब लोगों को बताती है कि उसने इस केस से क्या कुछ सीखा है। तो शियान हैंग को भी काफ़ी इम्प्रेसिव वो स्पीच लगती है कि चलो यायो ने इस केस से कुछ तो सीखा जो उसे आगे तक काम आएगा। उसके जाते ही वो सन ग्लासेस निकाल देता है और उसके सन ग्लासेस उतारते ही जैसे यायो पीछे टर्न होती है, अब उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वो देख लेती है और समझ जाती है कि इतने रातों से उसका बॉस सोया नहीं है। तो यहाँ पर वो चाहती थी कि उसे अपने घर में वापस स्टे करने के लिए बुला ले, लेकिन वहाँ पर बावरोई मौजूद था, इसी वजह से वो उसे ये नहीं कह पाती कि वो घर वापस आ सकता है। वहीं शियान हैंग की होप इस बार भी टूट गई थी। यायो ने केस जीत लिया था और ये उसका पहला केस था, इसी वजह से वो सभी को ट्रीट देती है, जहाँ पे बावरे भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसके बाद जैसे उसे कॉल आता है, कॉल रिसीव करने के बाद वो यायो को बताता है कि शिंगवई ने बेबी बॉर्न कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बेबी की कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से टाइम से पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई है। इवन बच्चे को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब यायो जानती थी कि बच्चे को अगर कुछ भी हुआ तो विंगशई को कुछ भी नहीं मिलेगा।
या मिनमिन के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते थे। दरअसल वो अपनी पैटर्निटी टेस्ट पर पछता रहे थे क्योंकि जैसे उन्हें पता चला कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए और वो उसे अपना वारिस नहीं बनाना चाहते थे। वो कहते हैं कि मैं अब केस को वापस लेता हूँ और मेरा सब कुछ जो भी है वो मिनमिन को ही मिलेगा। इनफैक्ट मिनमिन और उसकी मदर अब ग्रैंडफादर से मिलने के लिए भी नहीं आती थी। तो यहाँ पर या उसे समझाती हैं ग्रैंडफादर को कि वो इस वजह से पैसों के लिए आपसे मिलने नहीं आती, बल्कि आपने जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, इनफैक्ट मिनमिन को आपने अपने वारिस नहीं समझा, इसी वजह से वो आपसे हर्ट है। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। ऑफिस में सभी लोग इसी केस के बारे में बात कर रहे थे, इतने में शानहेंग वहाँ पर पहुँच जाता है और शानहेंग को देखते ही सभी लोग हक पकाकर अपने काम में लग जाते हैं। वहीं बावराई शानहेंग को बता देता है कि यायो मिनमिन के ग्रैंडफादर से मिलने गई है। वहीं यायो को उसकी मदर का कॉल आता है कि नेक्स्ट वीक वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं और कुछ दिन घर में रुकेंगे। कॉल कट करने के बाद यायो सोचती है कि अच्छा हुआ बॉस शिफ्ट हो गए हैं, मेरे पेरेंट्स को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो याद करती है कि किस तरीके से शानहेंग ने उसे हर बार प्रोटेक्ट किया है, हर बार उसकी हेल्प करी है। वो अपने आप से ही सोचती है कि अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो वो इतना अच्छा नाइस क्यों है मेरे साथ। नाइट में यायो जब अपने लिए खाना बना रही थी तभी एक बार फिर से शानहेंग उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल शानहेंग उसे यह बताने के लिए आया था कि उसे काम के सिलसिले में उन दोनों को ही कंट्री से बाहर जाना है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। तो यायो उसे कहती है कि बारो यूफई नहीं जा सकते, जिस पर शानहेंग उसे बताता है कि नहीं, वो अभी इतने ज़्यादा डिजर्विंग नहीं हुए हैं। इनफैक्ट एक तो कुछ बहुत ज़्यादा बोलता है और एक बहुत कम। तो यहाँ पर यायो को ऐसा लगता है कि शानहेंग अब उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अब अच्छे से केस को समझ सकती है, उसे हैंडल भी कर सकती है। फिर उसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और यहाँ पर यायो को एक शरारत सूझती है। वो शानहेंग को एक ड्रामा दिखाती है जो कि काफ़ी हॉरर था। उसे ऐसा लगता है कि शायद शानहेंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है, बल्कि यायो ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तो शानहेंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो क्यों खाना खाते टाइम इस तरह के शोज़ देखती हो। अब शानहेंग यहाँ पर रुकना चाहता था तो वो बहाना बनाता है कि ये जगह एयरपोर्ट से नज़दीक है। तो यायो भी उसके बाद समझ जाती है और इसे वापस उसके घर में वेलकम करती है। लेकिन जैसे ही यायो सोने के लिए जाती है तब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसने हॉरर ड्रामास जो देखा था। अब जैसे वो विंडोज़ को ठीक करने के लिए जाती है, उसे बंद करने के लिए, तभी पावर कट हो जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने बॉस यानी शानहेंग के एक रूम में जाती है और काफ़ी तेज़ से दरवाज़ा पीटने लग जाती है। शानहेंग कहता है कि आखिर इतनी रात को तुम्हें क्या काम है जो तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही हो। अब वो उसे ये नहीं बताना चाहती थी कि उसे अंधेरे से डर लगता है, तो वो उसके साथ एक्सक्यूज़ बनाती है कि मुझे केस के बारे में आपसे डिस्कस करना था, मुझे कुछ चीज़ें उसमें समझ में नहीं आ रही है। तो शानहेंग भी उसके केस में हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो उसे इस केस की सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से बताता है। अब केस समझाते समझाते यायो शानहेंग को बड़े ही गौर से देख रही होती है। वो उसे काफ़ी मिसमराइजिंग लगता है। शानहेंग उसे कहता है कि तुम मुझे सुन भी रही हो। इतने में ही उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। तब वो शानहेंग से कहती है उसका मोबाइल ढूंढने के लिए, लेकिन तभी वो जब उस पर फ़ोन पर कॉल करता है तब शानहेंग देख लेता है कि यायो ने उसका नंबर किस नाम से सेव कर रखा है। तो वो इससे इस नाम पर एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो यायो बहाने बनाती है, लेकिन शानहेंग उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए बोल देता है। और यहाँ पर तब भी यायो बता देती है कि उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ वो उसे यहाँ पर स्टे करने ही दे, जिस पर शानहेंग मान जाता है। यायो उसे पूछती है कि आखिर आपने लॉयर बनना क्यों डिसाइड किया था, आप तो इतने ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, आपने तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ अर्न कर लिया होगा ना। जहाँ पर शानहेंग उसे अपने लाइफ के असली बात उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स दरअसल उसके इस डिसीजन के ख़िलाफ़ थे, वो उसे लॉयर नहीं बनने देना चाहते थे, इसी वजह से उसने अपने फैमिली वालों से पूरी तरीके से रिश्ते तोड़ दिए थे। तब उसने बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देखा था, अपनी हर लाइफ की हर ज़रूरतें उसे खुद से ही पूरी करनी पड़ती थी। इनफैक्ट उसके जो सीनियर्स थे वो भी उससे काम करवाते थे आलतू फालतू के, और सोचते थे कि शायद मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ जो सिर्फ लॉयर ऐसे ही मजाक में बनना चाहता है। इतने में ही यायो के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, तो वो खाना खाने लग जाते एक बार फिर से, क्योंकि उन दोनों को ही भूख लग रही थी। यहाँ पर उसे यायो अपने बारे में बताती है कि आपके और मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स कुछ सेम ही है। मेरे बॉस ही मुझसे आलतू फालतू के ही काम करवाते थे, सिर्फ जब मेल क्लाइंट से मिलने जाना होता था तभी वो मुझे लेकर जाते थे ताकि मैं उनकी जगह ड्रिंक करके उन्हें खुश कर सकूं।
ये बात सुन के शानैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे उस लॉयर का नाम पूछता है और उस लॉ फर्म के बारे में। याया उससे पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या करेंगे। तब शानैंग बात को घुमा देता है, क्योंकि अब शानैंग जो करने वाला था वो तो खुद ही करना चाहता था। अब दोनों ही खाना खाने के बाद दोबारा जैसे ही सोने के लिए जाते हैं, तब याया फिर से उससे एक सवाल करती है, जिस पर शानैंग उसे जवाब देता है कि अगर तुम इस लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहती हो इस लाइन में, तो 2 साल तक कभी भी किसी को डेट मत करना और शादी मत करना, सारा टाइम बस अपने काम पर ही फोकस करना। जिस पर याया कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप जैसा हैंडसम स्मार्ट लड़का भी मेरे सामने खड़ा होगा तब भी मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी। अब ये सुनने के बाद शानैंग अपना फेस टर्न करता है और सोचता है कि मैंने तो अपने ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।